my dear students and welcome to the first class of this beautiful day. उम्मीद है आप बहुत सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और आइए पढ़ते हैं हम आज द पोएम द ट्रू ब्यूटी जो बहुत ही फेमस पोएट थॉमस कैल्यू की द्वारा कंपोज की गई है. It is composed by Thomas Carew, who was a very famous English poet. His period was from 1595 to 1640. Before starting the poem, let us know something about the poet. पोएट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उन्होंने क्या क्या किस किस फील्ड में उन्होंने काम किया है. So, as per his birth, he was born at West Wickham. वेस्ट विकम में उनका जन्म हुआ. His father was Matthew Carey, who was master of education, Corpus Christ College, ऑक्सफोर्ड से हुई है और उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी लिखे हैं, लिरिक्स लिखे हैं. इसके अलावा वो बहुत ही फेमस हैं अपनी पोएम द रैप्चर के लिए. द रैप्चर उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पोएम्स में से एक है, बहुत ही फेमस पोएम्स में से एक है और उनकी डेथ 1640 में हुई जब वो अभी वेनिस कोर्ट में कोर्टियर थे. तो ये रही बात थॉमस कैल्यू की. चलिए अब हम पढ़ते हैं, जान लेते हैं थोड़ा सा पोएम के बारे में. पोएम द ट्रू ब्यूटी इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी and the poet negates the physical charm and physical beauty in comparison to the spiritual beauty. He is talking about the natural beauty of soul in comparison to the temporary physical beauty of man or woman. So let us start with the poem. The poem starts with the lines. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. The poet in this poem is talking about the true beauty. He glorifies the beauty of soul or the spiritual beauty. Spiritual या आध्यात्मिक जो सुंदरता है, जो अंदरूनी सुंदरता है, जो मन की सुंदरता है, उसके बारे में बात करते हुए कवि कविता स्टार्ट करता है. कहता है ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वो जो रोजी मीन्स जो गुलाब के जैसे यानी बहुत खूबसूरत या बहुत लाल या यौवन से भरे हुए, यूथ से भरे हुए गालों को एडमायर करता है. चीक मीन्स गालों को एडमायर करता है. और अ कोरल लिप एडमायर्स, और किसको एडमायर करता है, किसको पसंद करता है, किसको देखता है, किसको चाहता है. कोरल जैसे लिप्स, कोरल मीन्स एक मूंगा होता है, उसकी तरह उसके जो लिप्स होते हैं, जो सुर्ख होठ हैं, उनको एडमायर करता है. मीन्स कि फिजिकल ब्यूटी को बहुत ज्यादा एडमायर करता है. और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डॉट सीक, या चाहता है. फ्रॉम स्टार लाइक आईज, स्टार की जैसी आंखें, स्टार की जैसी आंखें. यहाँ पर पोएट ने सिमिली का यूज किया है, जो हमने पिछले जब फर्स्ट हमने चैप्टर पोएम पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था सिमिली और मेटाफर्स क्या होते हैं. ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें स्टार लाइक या एस जैसे वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं तो उसको हम फिगर ऑफ स्पीच सिमिली बोलते हैं. तो यहाँ पर सिमिली का यूज करते हुए कवि कह रहा है और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डोंट सी, या सितारों के जैसी चमकदार आंखों में पाता है, चाहता है फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने पैशंस, अपने प्यार के जो जज्बात हैं उनकी फायर, उनको उभारना चाहता है. यानी कि उसके पैशंस किससे उभरते हैं, या तो रोजी चीक से, या कोरल लिप से, या स्टारलाइट आईज से उसके पैशंस, उसके प्यार के जज्बात उभरते हैं. तो एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, तो ये सब बेकार है. क्यों बेकार है, कभी अगली लाइन में बता रहा है. एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाता है, बीतता चला जाता है, ये सारी चीजें
डीके होती चली जाती हैं, बेकार होती चली जाती हैं, वेस्ट इज अवे, बेकार होती चली जाती हैं। एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डीके तो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। तो उसके जो जज्बात है इन चीजों के साथ साथ फिर खत्म होते चले जाते हैं। अब आते हैं हम स्पिरिचुअल ब्यूटी की तरफ। अगर हम मन की सुंदरता की बात करें, अगर फिजिकल चार्म को छोड़ दें, तो ऐसी सुंदरता हमेशा हमेशा के लिए कायम रहती है, बाकी रहती है। और हम अगर सिर्फ अपने फिजिकल चार्म की फीलिंग्स में ही अपने टाइम को बिता दें, अपने यूथ को बिता दें, तो फिर जब ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, तो फिर और उसके अंदर उस फिजिकल ब्यूटी वाले इंसान के अंदर, लेडी के अंदर या जेंट्स के अंदर, जिसको हमने इस चीज के लिए पसंद किया था, उसकी कोरल लिप्स के लिए, उसकी रोजी चीक के लिए, इसकी स्टार आइज के लिए, तो जब ये डीके हो जाएंगी, जब ये खत्म हो जाएंगी, तो धीरे धीरे हमारा प्यार भी उसकी तरफ से खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ब्यूटी ऑफ फिजिक यानी फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ अगर हमने उसमें स्पिरिचुअल ब्यूटी भी तलाश की है, स्पिरिचुअल ब्यूटी भी उसके अंदर है, तो फिर ये प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। नहीं तो वक्त के साथ साथ ये भी डीके हो जाएगा और उसके फीलिंग्स मस्ट वेस्ट अवे, उसके जज्बात बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इसलिए कभी ध्यान कहता है कि हमें इन फिजिकल ब्यूटी की जगह के साथ साथ हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी पर भी ध्यान देना चाहिए। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, hearts with equal love combined, kindle never dying fires. Where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes. Poet is discarding all physical beauty without spiritual beauty. Physical beauty without spiritual beauty, यानी कि हर किस्म की फिजिकल ब्यूटी को वो नकारता है। कैसी फिजिकल ब्यूटी को? जिसके साथ साथ आध्यात्मिक सुंदरता या मन की सुंदरता नहीं है, ऐसी ब्यूटी को कभी नकारता है, निगेट करता है, डिस्कार्ड करता है। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, कहता है वो कि एक स्मूथ और स्टेडफास्ट माइंड, एक बैलेंस्ड और स्टेडफास्ट माइंड क्या करता है? जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, उसके जेंटल थॉट्स, उसके अच्छे विचार और उसकी शांत इच्छाएं, डिजायर्स, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, उसके साथ में उसके दिल में लव कंबाइन होता है, ऐसे पैशन से, ऐसी इंटेंसिटी से, किंडल नेवर डाइंग फायर, जिसकी आग कभी खत्म नहीं होती, जिसकी इच्छा कभी कम नहीं होती, जो कभी खत्म नहीं होता। जैसे फिजिकल ब्यूटी वक्त आने पर खत्म हो जाती है, जो बैलेंस माइंड का जो लव होता है, जो जेंटल थॉट्स होते हैं, जो काम डिजायर्स होते हैं, और इन सब के साथ मिलकर जो लव हम पाते हैं, तो वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, कभी भी। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल इंस्पायर करता है, ऐसा प्यार हमें इंस्पायर करता है कभी ना खत्म होने वाले प्रेम की तरफ। उसकी इंटेंसिटी ऐसी होती है कि ऐसा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता है। फिजिकल ब्यूटी के साथ किया गया, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ब्यूटी के साथ किया गया प्यार, वक्त आने पर जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, तो वो प्यार जो आर्ट है, जो इंटेंसिटी है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन फिजिकल ब्यूटी की साथ साथ आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल ब्यूटी भी अगर साथ में हो, तो वो कभी भी खत्म नहीं होती है। इसलिए where these are not I despise, और जहां पर ये सब चीजें नहीं है, तो मैं उन लवली चीक्स को, उन प्यारे गालों को, उन लिप्स को जो कोरल जैसे लिप्स है, या स्टार लाइक आईज को डिस्पाइज करता हूं। आई डोंट लाइक, आई means negate these, I discard these kinds of beauty parts like lovely cheeks or lips or eyes। मैं यानी कि कवि
इन चीजों को नकारता है अगर उनमें ये सब चीजें नहीं है, यानी कि स्मूथ और स्टेडफास्ट माइंड नहीं है, तो जेंटल थॉट्स नहीं है, काम डिजायर्स नहीं है, या हर्ट में इक्वल लव के साथ इंटेंसिटी नहीं है, लव की पैशन नहीं है, इन सब चीजों के साथ, तो मैं फिर ऐसे गुलाबी गालों को, खूबसूरत गालों को और या होठों को या आईज को डिस्पाइज करता हूँ, नकारता हूँ. I don't like this kind of beauty. So the poet is advising us to give stress on the spiritual beauty along with the physical beauty, and he despises the mere physical beauty, खाली physical beauty को वो नकारता है और सलाह देता है कि हमें स्ट्रेस देना चाहिए, हमें जोर देना चाहिए फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ स्पिरिचुअल ब्यूटी पर भी. तो चलिए इस पोएम के बाद अब हम इसका सेंट्रल आइडिया और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली पोएम्स में भी पढ़ा है और मैंने आपको बताया है कि सेंट्रल आइडिया पोएम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अगर हमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करना है या पोएम को समझना है. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसमें से दो क्वेश्चंस आते हैं, एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है और दूसरा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता है जो हम बाद में करने जा रहे हैं. लेकिन इससे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया अगर हम याद रख लेंगे तो फिर हमें उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है. इसलिए हमें सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेनी चाहिए along with the twice or thrice or 4 times reading of the poem. 3 या 4 या 5 बार अगर हम पोएम को पढ़ लेते हैं और उसके बाद अगर हम सेंट्रल आइडिया याद रख लें तो हमें कॉन्टेक्स्ट याद रखने की, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है. तो चलिए पढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया इस पोएम का. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स. ये थॉमस कैरी के लिरिक्स लिखे हुए हैं और इसके साथ साथ जितने भी लिरिक्स लिखे हुए हैं उनमें सबसे बेसिक में द पोएट ग्लोरीफाइज स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स मेयर फिजिकल ब्यूटी. इस कविता में कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक खूबसूरती या सुंदरता को प्रेज करता है, तारीफ करता है और नकारता है सिर्फ खाली फिजिकल ब्यूटी को. द पोएट वार्न्स द लवर्स ऑफ फिजिकल चार्म्स. कवि वार्निंग देता है मेयर फिजिकल चार्म्स को, पसंद करने वालों को, कि क्योंकि एज दे डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो वक्त के गुजरने के साथ खत्म हो जाते हैं. बट द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट. स्पिरिचुअल ब्यूटी परमानेंट है, इट नेवर डाइज, वो कभी भी खत्म नहीं होती है. सो द पोएट प्रेजेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल. इसलिए कवि मन की और आत्मा की जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है उसकी तारीफ करता है, उसको प्रेज करता है. एंड हेट्स और नकारता है, मना करता है फिजिकल ब्यूटी डिवॉइड ऑफ वर्च्यूज, ऐसी शारीरिक सुंदरता से जो जिसमें अच्छाइयाँ या वर्च्यूज नहीं है, ऐसी सुंदरता को कवि नकारता है. तो ये हुआ हमारा सेंट्रल आइडिया. इसको आप अच्छी तरह से उतार लें कॉपी में और इसको याद कर लें. अब हम करने जा रहे हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो इसी से. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टडी द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करने के लिए हमने इसको उतारा है फर्स्ट स्टेंजा को, जिसमें हमने ही दैट लव्स डैश 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 मस्ट बी स्टवे, जैसा हम पहले करते हैं. स्पेस कम होने की वजह से हम इसके शुरू के कुछ लेटर्स लिख लेते हैं और एंड की जो लाइन्स होती हैं उनके कुछ वर्ड्स लिख लेते हैं और उसके बाद हम रेफरेंस लिखते हैं. रेफरेंस कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमने पहले पोएम्स में लिखा था, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी. नाउ कम टू द कॉन्टेक्स्ट. किस संदर्भ में ये लाइन कही गई है, पढ़ी गई है? In these lines, the poet praises the beauty of soul and mind and hates physical beauty without virtues. मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें सेंट्रल आइडिया के साथ साथ हमें इसका कॉन्टेक्स्ट ऐसा लिखना है जो हमें जो भी लाइन आ जाए, जो भी या तो फर्स्ट 6 आ जाए या बाकी 6 आ जाए, तो हमें उनमें से करना आसान हो जाए. इस तरह से हम इसका सेंट्रल आइडिया कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और ये दोनों पर अप्लाई हो सकता है. In these lines the poet praises, इन पंक्तियों में
पोएट ट्रेस करता है ब्यूटी ऑफ सोल एंड माइंड एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। द पोएट वॉर्न्स द लवर्स ऑफ फिजिकल ब्यूटी एज इट डीकेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो हमने सेंट्रल आइडिया लिया था, लिखा था हमने उसी में से कुछ लाइन जो इससे रिलेटेड है, इस लाइन से संदर्भित है या कॉन्टेक्स्ट में दी गई हैं, उन्हीं को हमने इसमें पिकअप किया है। द पैसेज ऑफ टाइम, द बट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट, इट नेवर डाइज, so the poet glorifies the spiritual beauty and hates mere physical beauty। तो इस तरह से आपने ऑब्जर्व किया कि हमने सेंट्रल आइडिया में से ही कुछ पार्ट लेकर इसमें रेफरेंस में एक्सप्लेनेशन में हमने लगाया है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट फिट बैठता है इन पंक्तियों पर। तो इस तरह से हम इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी करेंगे और बाकी जो हम इसको 2 या 3 बार इस पोयम को पढ़ें, 3 बार 4 बार जितनी बार हम पढ़ सकते हैं इसको पढ़ने की कोशिश करें, सेंट्रल आइडिया याद करें और इसके बाद इसका रेफरेंस करने की कोशिश करें। जो बाकी का रेफरेंस है आप अपनी नोटबुक में करने की कोशिश। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आप इसको अच्छी तरह से कॉपी में उतारें, याद करें और अगली पोएम के साथ हम कल फिर मिलते हैं एक नई पोएम के साथ। टिल देन, गुड डे, गुड बाय।